हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने सीबीएसई सैम्पल पेपर का पार्ट बी। और जो कि आपकी 3rd नंबर की बुक है उसके क्वेश्चंस आज से हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर पे होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग अगर कर रहे हैं क्लास 10th और 12th की तैयारी, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी बेस्ट सैम्पल पेपर के सर्च में होंगे। तो अगर आप अच्छे से अच्छे सैम्पल पेपर खरीदना चाहते हैं और अपनी तैयारी बढ़िया करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे एडुका जोन के सैम्पल पेपर। आप एडुका जोन के सैम्पल पेपर जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, अमेजोन का लिंक है। बिना देरी किए सैम्पल पेपर परचेज करें, चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतर सैम्पल पेपर आपको नहीं मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। आपको मैथ्स का लेना है, इंग्लिश का लेना है, साइंस का लेना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सोशल साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का लेना है, सभी सब्जेक्ट के अंदर एडुका जोन के सैम्पल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से हैं, देखिए क्लास 12th इंग्लिश का है ये, इसी तरीके से क्लास 12th हिंदी का है, और ऐसे ही ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। आपको ये बात बता दूं, इसके अंदर देखिए 10 सैंपल पेपर मिलेंगे, बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड, ब्रेनस्टॉर्म मैप्स हैं, क्विक रिवीजन नोट्स हैं, तो सब चीजें इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द जाएं, अमेजोन के लिंक को क्लिक करें और ऑर्डर कर दें एडुका जोन के सैंपल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपन अपना सीबीएसई वाला सैंपल पेपर, आगे पार्ट नंबर बी। देखिए बच्चों, आज पार्ट बी का सॉल्यूशन करने की बारी है। तो पार्ट बी में आप क्या देख सकते हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अपना एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अगर हम मेथड कोई सा भी ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक अपने आप में एक एस्टिमेट ही होता है, वो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। तो इसमें लिखा है फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हिस्टोरिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर्ड, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, और इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस। यूजुअली क्या होता है, मैनिपुलेशंस होती हैं। डेप्रिसिएशन जब आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो आप एसआरएम लगा लेते हैं, कम चाहिए होता है तो आप डब्ल्यूडीवी मेथड लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बायसनेस रहती है। तो अगर इसका आंसर सी लिखें तो इसका आंसर सी सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन है। और वाला क्वेश्चन बोलते हैं, डैश इज इंक्लूडेड इन द करंट एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 3 बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप इंक्लूड तो करते हैं करंट एसेट्स में व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट एसेट्स व्हाइल करंट कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, यानी करंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आप उसको हटा देते हैं। तो ये बात मैंने जो बच्चे मेरे से रेशियो एनालिसिस पढ़ चुके हैं मेरी लाइव क्लासेस के अंदर, तो मैंने उन लोगों को बताया था कि लूज टूल्स एंड स्पेयर्स को हम हटा देते हैं, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स को। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो की। लिखा हुआ है डेट इक्विटी रेशो ऑफ धमाका लिमिटेड इज 3:1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट डिक्रीज इन द रेशो। अब देखिए, अगर डेट इक्विटी रेशो आपको दे रखा है यहाँ पर 3:1, तो आप अज्यूम कर लें, इसको निकालने के लिए अज्यूम कर लें 3 लाख एंड 1 लाख। तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इनमें से कौन सा डिक्रीज है, कौन सा स्टेटमेंट डिक्रीज कर देगा रेशो को, वो देखना है। तो इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है डेट इक्विटी रेशो का, डेट अपॉन इक्विटी। तो अब आप देखिए, कैश ना तो डेट में आएगा ना इक्विटी में आएगा, है ना, लेकिन डिवेंचर्स बढ़ जाएंगे तो 2 लाख रुपीज से, तो डिवेंचर्स बढ़ जाएंगे तो डेट में 2 लाख रुपीज बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 लाख। ये 5 लाख हो जाएगा या 1 लाख हो जाएगा, इसके हिसाब से देखा जाए तो रेशो तो इंक्रीज हो गया घटने की जगह। तो ये फर्स्ट आंसर तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर 3 लाख टू वेंडर्स फ्रॉम मशीन परचेज। अगर आपने मशीन परचेज किया है, वेंडर को आपने दिया है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, देखो वेंडर कौन होता है, एक तरीके से हमारा क्रेडिटर्स हो गया जिसको हमने पेमेंट करनी है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आप उसको क्या दे रहे हो, मशीन परचेज किया है इसलिए हम उसको डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो क्रेडिटर्स कहीं नहीं आएंगे, यहाँ क्या आएगा, डिवेंचर्स इशू कर दिए तो डेट बढ़ गए हमारे। तो डेट जब भी बढ़ जाएंगे ऊपर की ओर, जब भी आप बढ़ाओगे तो फिर से वही होगा,
6 लाख अपॉन 1 लाख हो जाएगा, तो ये 6:1 का रेशो हो जाएगा, तो ये भी इंक्रीज हो गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़े आगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का मतलब है स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गए, तो इस रेशो में ना तो स्टॉक आता है ना क्रेडिटर आते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख, अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल करने लगे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से 2 लाख रुपीज आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर बढ़ जाएंगे, यानी इक्विटी में बढ़ जाएंगे। तो कितना हो गया, 3 लाख अपॉन 3 लाख, 2 + 1 3 लाख हो गया, तो रेशो 1:1 हो गया, पहले रेशो 3:1 था, तो यानी डी पॉइंट एक ऐसा है, स्टेटमेंट है जो कि आपके रेशो को घटा रहा है। तो देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन किया अभी, 27 किया, 28 किया, अब आप 29 के ऊपर आ जाओ। 29 क्या बोलता है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। देखो आपको पता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है, और कैश इन हैंड भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। कल को मान के चलिए अगर आप अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज करोगे, ठीक है। तो एक जगह से कैश जाएगा और दूसरी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश जो है डेबिट हो रहा है तो प्लस होगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज माइनस होंगे, तो यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो फिर वो नो इनफ्लो ऑफ कैश ही तो हुआ, तो यानी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आइए बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। लिखा है डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। एक बात बताएं आप, डिवेंचर्स जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में देते हैं तो क्या कैश हमारे पास आता है, नहीं, वो तो एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू होती है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या देंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आता है हमारे पास क्या, अब हमारे पास आ रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर्स ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहते हैं कि बोनस शेयर्स इशू करने से कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आता है, आपको पता है, बोनस शेयर इशू करने से कैश फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट, कैश फ्लो के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता बोनस शेयर्स को इशू करने से, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट, क्योंकि बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ इन रिटर्न नहीं मिलता है ना, तो इसका आंसर नो इफेक्ट होएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी।